नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनी और मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम लोग आज क्या शुरू करने जा रहे हैं? हम शुरू करने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान का अध्याय 5, जिसका नाम है जन संघर्ष और आंदोलन, और उसका लेक्चर नंबर 1 है जन संघर्ष और आंदोलन। जनता किस प्रकार से संघर्ष करती है अपने अधिकारों के लिए, जनता किस प्रकार से संघर्ष करती है सरकार की गलत नीतियों को झुकाने के लिए, और वो आंदोलन के द्वारा किस प्रकार से सरकार को झुकाती है, ये बात हम इस अध्याय में जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आज पर इस अध्याय में है क्या क्या सर, ये इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे तो वो देखते हैं। इस अध्याय में जो हमें पढ़ना है वो है नेपाल और बोलीविया में जनसंघर्ष। तो नेपाल और बोलीविया दो देश है, उन दोनों में क्या जनसंघर्ष होता है वो देखना है। लोकतंत्र और जनसंघर्ष के बारे में हम लोग जानेंगे। लामबंदी और संगठन क्या होता है, दबाव समूह और आंदोलन, आंदोलनकारी समूह, और क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं या नहीं होते। ये जो है ये पूरा चैप्टर का कंटेंट है। पूरे चैप्टर में, पूरे अध्याय में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। आज का टुडेस टारगेट क्या है, क्योंकि कबीरदास जी क्या कहते थे, काल करे सो आज कर। तो पहले आज का तो जान ले। तो आज के क्या क्या टारगेट है? नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन, बोलीविया का जल युद्ध, लोकतंत्र और जनसंघर्ष, लामबंदी और संगठन, ये हम लोगों को जानना है आज। और इसके बाद संभावना है, संभव होता है कि हम एक को लेक्चर बनाएंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की कहानी। सबसे पहले देखिए मैंने आपको जब पहला लेक्चर दिया था सत्ता की साझेदारी में, जो पहला वीडियो मेरा आपके चैनल लर्निंग शेयर पर आया था, उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि सरकार के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो मैंने आपको राजतंत्र बताया था, जहां पर क्या हो, राजा का सिस्टम हो, राजा की जो व्यवस्था होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं। जहां राजा की व्यवस्था हो, राजा क्या है, शासन को, प्रशासन को चलाए, वो क्या है, राजतंत्र होता है। ओके, फिर जो दूसरी व्यवस्था हमने जानी थी वो थी तानाशाह की। जो दूसरी व्यवस्था है वो कौन सी थी? तानाशाह। जो डिक्टेटर होता है वो अपने हिसाब से, अपनी इच्छाओं से क्या करता है, सारे के सारे काम करता है। अगर लोगों को मारना भी होता है तो वो भी अपनी इच्छाओं से कर लेता है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं उसकी नजर में। फिर तीसरा हमने पढ़ा लोकतंत्र। तीसरा हमने जो पढ़ा वो है लोकतंत्र। और लोकतंत्र में मैंने आपको यही कहा था, लोक मतलब जनता और तंत्र मतलब उनकी व्यवस्था। जो जनता की व्यवस्था है, जो जनता का सिस्टम है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र हम लोग कहते हैं। ओके, पर सवाल ये उठता है, बहुत सी बार हम लोग क्या है, जब लोकतंत्र पे चर्चा करते हैं, आप भी बहुत सी बार अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, अपने आप कभी देखा होगा कि घर वाले बैठ जाते हैं 5-7 जने और बुराई करते हैं कि यार ये चीज होती नहीं है, काम ढीले होता है, ठीक है, बहुत ढीला ढाला सिस्टम है लोकतंत्र। तो इससे अच्छा है कि देखो चाइना में कितनी जल्दी काम हो जाता है, चाइना कितना आगे बढ़ गया, क्योंकि वहां पे तानाशाह की तरह इंसान काम कर रहा है। मैं आपको 1000 बार कहता हूं और बार बार कहूंगा, लोकतंत्र में होगी 100 कमियां, 100 नहीं, मैं कहता हूं 1000 कमियां होगी लोकतंत्र में, परंतु ये लोकतंत्र क्या है, इन सबसे बेहतर है। राजतंत्र से बेहतर है, तानाशाह से बेहतर है, इन सभी से बेहतर क्या है, लोकतंत्र है। यही बात मैंने आपको यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय में भी समझाई थी कि किस प्रकार से राजा को हटाने के लिए व्यवस्था चल रही है, किस प्रकार से जो आंदोलन चल रहे हैं वो राजा को हटाने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। तो इतिहास क्यों पढ़ते हैं? हमें सबक लेना चाहिए, हमें सीख लेनी चाहिए, इसीलिए तो हम इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास ने हमें दर्शाया है, इतिहास ने हमें दिखाया कि ये जो व्यवस्था है ये सही नहीं है, ये व्यवस्था है ये सही नहीं है। हर इंसान में है ना, अच्छाइयां और बुराइयां दोनों होता है, पर हम ये देखते हैं कि उसकी मेरिट्स अच्छाइयां ज्यादा हैं या बुराइयां ज्यादा हैं। अगर बुराइयां ज्यादा है तो बुरा इंसान है, और अच्छाइयां ज्यादा है तो वो अच्छा इंसान है। उसी प्रकार से हर व्यवस्थाओं में भी अच्छाइयां बुराइयां होती है। लोकतंत्र में हजारों बुराइयां होंगी, पर इसमें जो अच्छाई है, जो उसकी मेरिट्स है ना, वो इन बुराइयों से 100 गुना ऊपर है, 100 गुना ऊपर है। पर सवाल उठता है कि आज सर फिर से लोकतंत्र की याद कैसे आ गई आपको? तो याद इसलिए आई है क्योंकि हमें लोकतंत्र है ना मिल गया, लोकतंत्र हमें संविधान ने दे दिया और हम उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। सरकार जो फैसले लेती है ले लेती है, हम आंख मीच करके सो जाते हैं। हम इतने आलसी हो जाते हैं, आज की जनरेशन इतनी आलसी हो रही है, वोट डालने में उनको जोर आता है, मतदान देने में उनको जोर आता है। तो हमने यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय में भी पढ़ा है मैंने आपको, किस प्रकार से लोगों ने राजा को हटाकर लोकतंत्र व्यवस्था लाने के लिए संघर्ष करा है। और आज वापस से मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रकार से जो लोग हैं वो राजतंत्र को हटा करके भी क्या है, लोकतंत्र लाने के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र क्या है, जनता की व्यवस्था है, जनता की व्यवस्था है। एक देश की जो कहानी है वो ऐसी है कि राजतंत्र हटा करके क्या है, वो लोकतंत्र लेकर के आना चाहते हैं नेपाल। कौन से देश की कहानी है? नेपाल, हमारा पड़ोसी देश। नेपाल की कहानी है, वो राजतंत्र को हटा करके क्या है, लोकतंत्र लेकर के आएंगे। किस प्रकार से लाएंगे अभी हम आगे जानेंगे। दूसरी कहानी जो मैंने बोला बोलीविया की पढ़ेंगे।
बोलीविया में लोकतंत्र है, वहां पे जनता ने क्या है, सरकार को चुना है, जनता ने क्या है, सरकार को चुना है। पर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जनता हमेशा सरकार के नेता के सिर पे बैठी रहनी चाहिए, नेता को सिर पे नहीं बिठाना चाहिए। ये बात मैंने हमेशा कही है। अगर आप सरकार को सिर पर बिठा लोगे, आप नेताओं को सिर पर बिठा लोगे, तो तानाशाह की तरह काम करेंगे। जनता का जागरूक होना, पब्लिक का अवेयर होकर के रहना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा जरूरी है। सरकार को, नेताओं को महसूस कराते रहो समय के साथ कि भाई आप लोग हो ना हमारे सेवक हो, हम आपके सेवक नहीं हैं। समय समय पर आंदोलनों के द्वारा किसी भी प्रकार आप सरकार को महसूस कराओ कि 5 साल बाद वापस आपको हमारी चौखट चूमनी है, हम आपकी चौखट चूमने नहीं आएंगे। और यह आदर्श हमें कहां से, बोलीविया से मिलेगा। बोलीविया में लोकतंत्र सरकार होते हुए सरकार की मनमानी के खिलाफ जब जनता आंदोलन करती है तो सरकार को झुकना पड़ता है। बहुत से लोग हमारे देश के लिए कहते हैं कि सर लोकतंत्र कहां रह गया है, क्यों नहीं रहा। आप लोग आवाज तो उठाओ, लोकतंत्र जिंदा है, लोकतंत्र संविधान की आत्मा है, संविधान को जानो, लोकतंत्र की आवाज आप उठाइए, कैसे जिंदा नहीं। पर आप संघर्ष ही नहीं करना चाहते हैं, आप विरोध में ही नहीं जाना चाहते हैं सरकार के। अगर गलत करती है, गलत को गलत बोलिए, नहीं तो एक दिन ये सरकारें हैं, ये क्या तानाशाही बन जाएंगी, और फिर वो समय आएगा जब हमें क्या है, कुछ बोलने की, अभिव्यक्ति की भी आजादी नहीं रह जाएगी। तो इस प्रकार से हम 2 कहानियां पढ़ेंगे, एक राजतंत्र से लोकतंत्र में ले जाने वाली, और एक लोकतंत्र में भी नेताओं को कंट्रोल करके रखने वाली। तो इसलिए क्या, देखिए लोकतंत्र लिखना संविधान में, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे बनाए रखना। ठीक है, उसे बनाए रखना, मेंटेन करके किसी चीज को चलना ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेंटेन करके चलना ये जनता के हाथ में, जनता की स्थिति है कि जनता किस प्रकार से उसे मेंटेन करके रखती है। ओके, तो हमें यह बात यहां से समझ लेनी चाहिए कि राजतंत्र या तानाशाह, इन सबसे अगर अच्छा सिस्टम कोई सा है तो वो लोकतंत्र है, वो जनता की व्यवस्था है। और बार बार मैं क्या कहता हूं, जनता की व्यवस्था है। जब व्यवस्था जनता की है तो उसमें सुधार करने की जिम्मेदारी भी जनता की है। अगर कमियां हैं तो उसे जनता ही सुधार सकती है। अगर जनता का सिस्टम है तो जनता ही उसे आगे बढ़ा सकती है। और यह आपको आज की 2 कहानियों से और भी समझ में आ जाएगा। आप लोकतंत्र में आपकी वैल्यू है ना, आपकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है आपकी, और उस वैल्यू को आप समझते रहिएगा। तो शुरू करते हैं। नेपाल और बोलीविया में जल संघर्ष। सबसे पहले नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन। देखिए नेपाल में जो लोकतंत्र का आंदोलन है उसको समझने के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि राजतंत्र चल रहा है। ठीक है, राजतंत्र चल रहा है, और मैंने बहुत सी बार आपको एक शब्द बोला है, संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र क्या हो, संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या है, संविधान होगा देश में, और राजतंत्र, राजा का जो सिस्टम है वो संविधान के दायरे में आ जाएगा। मतलब राजा क्या है, संविधान के अनुसार काम करेगा, और संविधान में सुप्रीम कौन रहेगी, पार्लियामेंट रहेगी, संसद रहेगी। जैसे कि बात है इंग्लैंड की हम लोग करते हैं, वहां पे रानी के पास नाम मात्र के अधिकार है, साइन कर दो मैडम और धन्यवाद, बाय बाय, ठीक है, मिलेंगे अगली बार। ऐसा जैसा कि हमारे देश में राष्ट्रपति नाम मात्र होता है। तो संवैधानिक राजतंत्र है, मतलब संविधान की तरह राजतंत्र आकर के, ये स्थिति पहले थी, पहले नेपाल की स्थिति। परंतु फिर क्या होता है कि 2005 में उसको हटा दिया जाता है, इस स्थिति को। राजा क्या है, सारी की सारी पावर अपने हाथ में ले लेना चाहता है, जो कि गलत होता है। नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा, औपचारिक रूप से, फॉर्मल रूप से, मतलब औपचारिक रूप से नाम मात्र से वो बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति होती है तो हम क्या कहते हैं, संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में था। अब जो निर्वाचित प्रतिनिधि है वो कहां जाकर के बैठेंगे, संसद में जाकर के बैठेंगे। जो निर्वाचित प्रतिनिधि है वो कहां जाकर के बैठेंगे, संसद में जाकर के बैठेंगे। तो संसद में जब जाकर के बैठ रहे हैं, सारी के सारी जो रियल पावर है वो किसके हाथ में रहेगी, संसद के हाथ में रहेगी। पर औपचारिक रूप से फॉर्मेलिटी जो है वो किसके नाम पे है, राजा के नाम पे। जैसे मैं बात करता हूं भारत की, तो भारत में कोई भी काम राष्ट्रपति के साइन के बिना नहीं होता, पर वो औपचारिक है। वो हर काम प्रधानमंत्री से पूछ करके करते हैं, संसद के अनुसार होता है। तो संसद सर्वोच्च है, पर राष्ट्रपति एक नाम मात्र के रूप में काम करता है। ये संवैधानिक राजतंत्र है। सन 2005 के फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। तो अब सन 2005 में क्या करा, राजा ने, जो ज्ञानेंद्र है, वहां के नाम याद रखना, उन्होंने क्या है, प्रधानमंत्री को हटा दिया और वहां की सरकार को भंग कर दिया। ये देखिए किस प्रकार से नेपाल में आंदोलन हो रहा है। ये आपकी एनसीईआरटी की ही इमेज है, ये आपकी एनसीईआरटी की ही इमेज है, और उसको देखिएगा कि किस प्रकार से नेपाल में लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब 2006 में क्या है, एक बहुत भयंकर वाला आंदोलन खड़ा होता है। 2006 के अप्रैल में जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ, उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथ में सौंपना था। अब देखिए यहां पर बदलाव क्या आएगा, राजतंत्र जुड़ना ही कितनी बड़ी बात हो जाएगी वो देखिएगा। संवैधानिक राजतंत्र था पहले,
जब ज्ञानेंद्र राजा ज्ञानेंद्र ने हटाया मतलब राजा के पास औपचारिकता है, पावर दी है कुछ भी कुछ। तो अब क्या होगा, जब वापस संविधान बनेगा इस आंदोलन के बाद तो राजा का पोस्ट ही हटा देंगे, राजा का तो बाहर भाग यहां से राजतंत्र हमें नहीं चाहिए था, हमने संवैधानिक राजतंत्र तो दिया, तुझे खुशी नहीं हो रही है, बन के ही नहीं रहना तुझे राजा, तो चल भाग यहां से। अब जो सारे के सारे पावर्स होंगे वापस किसके हाथ में होंगे, जनता के हाथ में होंगे, जनता सुप्रीम होगी। पर जनता कैसी होनी चाहिए, अवेयर होनी चाहिए, जनता जागरूक होनी चाहिए, जनता के मन में संविधान के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति एक समर्पण होना चाहिए कि हाँ मुझे मेरे संविधान ने अधिकार दिए, मुझे जो देश की मिट्टी उसने बहुत कुछ हमें दिया है, तो जनता के हाथों में सौंपने का काम था। संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने एक 7 पार्टी अलायंस सप्तदलीय गठबंधन एसपी बनाया और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन का बंद का आह्वान किया। अब देखो अभी आंदोलन कौन कर रहा है वो भी अपन जानेंगे। सबसे पहले 7 पार्टी अलायंस सप्तदलीय गठबंधन बनाया गया। जितनी भी संसद की सबसे बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने क्या करा, एक ही गठबंधन बनाया जिसका नाम था 7 पार्टी अलायंस, सप्तदलीय गठबंधन। मतलब लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी क्या है, एक हो गए। और कहां पर 4 दिन का बंद का आह्वान करा, कहां पर, राजधानी काठमांडू में। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। अब देखिए अब आपके पास एमसीक्यू बहुत आएंगे, अब सदे वाले सवाल बहुत आएंगे। अब ऐसे सवाल है ना यहीं से निकल करके आते हैं, नेपाल की राजधानी क्या है। अब आप बोलोगे अरे यार ये तो राजधानी भी पूछ रहा है, मतलब देश की और विदेशों की राजधानी भी याद करनी। अरे भाई नहीं, आपकी एनसीईआरटी में दी हुई उसे याद कर लो। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। तो बस इसी प्रकार से हमें जो एक एक चीज है वो ध्यान में रखनी। कितने दिन का बंद बुलाया है, 4 दिन का बंद बुलाया। इसी प्रतिरोध ने जल्दी अनियत कालीन बंद का रूप ले लिया और उसमें माओवादी, बागी और अन्य संगठन भी साथ हो लिए। अनियत काल मतलब अनलिमिटेड, पता नहीं है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम क्या है, ये जो बंद है वो बंद चलता ही जाएगा। और देखो एसपीए तो जुड़ा हुआ, ये सप्तदलीय जो गठबंधन है 7 पार्टी अलायंस है वो जुड़ी हुई है। उसके साथ कौन जुड़ गया, माओवादी संगठन जुड़ गया। ये माओवादी क्या है भैया, माओ क्या था, चाइना का नेता था, चीन का नेता था माओ। तो उसकी जो आइडियोलॉजी है ना, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने वाली है। और माओवादी जो है वो लोकतंत्र पे विश्वास नहीं रखते। ये लोग लोकतंत्र विश्वास नहीं रखते, लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं, चीन में लोकतंत्र होता है। तो माओवादी लोग लोकतंत्र पे विश्वास नहीं रखते, फिर भी ये क्या है, आंदोलन कर रहे हैं और संगठन का साथ दे रहे हैं। 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों ने संख्या 3 से 5 लाख तक पहुंच गई और आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया। तो भैया 21 अप्रैल वाला जो दिन था, 21 अप्रैल को क्या हुआ कि 3 से 5 लाख लोगों की क्या है वहां पर संख्या हो गई और राजा को अल्टीमेटम दे दिया कि सरकार अब तो आप गद्दी छोड़ दो, अब तो क्या है गद्दी छोड़ दो। ये देखिए जनता की ताकत है, पावर ऑफ द पब्लिक है, ठीक है। वो कहते हैं डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ पीपल, कॉमन मैन। तो हमें अटूट शक्तियां हैं, हम सरकार को झुका भी सकते हैं, हम सरकार को गिरा भी सकते हैं और हम सरकार को राह भी दिखा सकते हैं कि देखो ऐसा काम करो नहीं तो हम ऐसा कर देंगे। तो अल्टीमेटम दे दिया। और आंदोलन है ना, आंदोलन होना बहुत जरूरी है। आंदोलनों से सरकार समय समय के साथ ये ध्यान रखती है कि हाँ हमारे जो काम है वो गलत राह पर जा रहे हैं। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है नेताओं की मांग। अब आपसे अगर पहला सवाल तो यहां से ये बनता है कि आपसे पूछा जाए कि नेपाल के आंदोलन में किन किनों ने भाग लिया, तो आप एक तो कहेंगे सप्तदलीय जो गठबंधन बना उसने, माओवादी संगठन ने, इन सभी ने और बाकी पूरी नेपाल की जनता ने उसमें भागीदारी निभाई। अब सवाल उठता है नेताओं की मांग क्या थी, क्यों आंदोलन हो रहा है। तो आप सीधा सीधा से एक तो ये लिखना कि राजतंत्र से लोकतंत्र की मांग थी, कि भाई राजतंत्र से लोकतंत्र देश में आना चाहिए। और मांगे देखो, संसद को बहाल किया जाए, संसद को बहाल किया जाए मतलब लोकतंत्र को लागू किया जाए, लोकतंत्र को लागू किया जाए। संसद, क्योंकि उसने संसद को क्या कर दिया था, संसद को क्या कर दिया था, भंग कर दिया था। अब बहाल किया जाए तो वापस से संसद को चालू किया जाए। पहली मांग इनकी है सर्वदलीय सरकार बने। यहां पर सर्वदलीय सरकार बनने की बात क्यों हुई है, क्योंकि एसपीए जो एसपीए है उसी ने क्या है आंदोलन की शुरुआत करी। तो बोला अब भी पार्टी को भूलो और सब एक साथ मिलकर के क्या है सरकार बनाने की मांग उठाओ। और तीसरी मांग क्या है, तीसरी मांग है एक नई संविधान सभा का गठन हो। नई संविधान सभा का गठन क्यों करना है, क्योंकि संविधान हमें बनाना है, हमें संविधान बनाना है। तो पहले तो शुरू में तो क्या है राजा गोलियां देता रहा, हाँ कर देंगे कर देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, पर नहीं फाइनली आकर के क्या है राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी। तो ये जो मांगे हैं वो मांगे मानी जाएंगी। 24 अप्रैल 2006 अल्टीमेटम का अंतिम दिन था। इस दिन राजा तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य हुआ। अब कैसे याद रखोगे 24 अप्रैल 2006, 24 अप्रैल वो दिन है जब सचिन तेंदुलकर का क्या होता है, बर्थडे होता है। तो 24 अप्रैल 2006 को अल्टीमेटम दे दिया और उस दिन राजतंत्र वहां से खत्म। और क्या हुआ, राजा ने जो है तीनों मांगे मान ली। तो मांगे मान ली तो लोग क्या है खुश हो गए, उनका क्या है उत्साह जो है वो खुशी में झूम उठा और लोग काफी खुश हो कि हमारे देश में वापस से लोकतंत्र होगा।
एएसपी ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। अब सवाल आता है अंतरिम सरकार क्या है? अंतरिम सरकार होती है टेम्परेरी गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे हमारे देश में बनी थी। और ये क्यों बनाई जाती है? क्योंकि जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक क्या हो, वो सरकार देश को चलाए और संविधान बनने के बाद संविधान के अनुसार चुनाव कराया जाए और क्या हो, सरकार बने। जैसे हमारे देश में हमने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया, बाकी मंत्रिमंडल चुन लिया, फिर 1951 में जाकर के हमने चुनाव कराया। तो अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री बने वो कौन बने? गिरिजा प्रसाद कोइराला। इन्होंने एसपीए की जो सातों पार्टी उन्होंने चुन लिया कि हाँ भाई गिरिजा प्रसाद कोइराला साहब को बना दिया जाए, तो बना दिए। संसद फिर बहाल हुई, इसने अपनी बैठक में कानून पारित किए। अब संसद क्या है, फिर से लागू हो गई और उसने अपने क्या है, कानून बनाना शुरू कर दिए। इन कानूनों के सारे राजा की अधिकांश शक्तियां वापस ले ली गई। तो अभी जो भी कानून बनाए गए क्या सारी की सारी शक्तियां जो है वापस ले ली गई, किसकी? राजा की। नए संविधान सभा के निर्वाचन के तौर तरीकों पर एसपी और माओवादियों के बीच सहमति हो गई। तो नई संविधान सभा जो बनेगी उसमें भी निर्वाचित लोग भेजे गए और कितने माओवादियों के जाएंगे और कितने एसपी पार्टियों के जाएंगे वो सारा का सारा सहमति दोनों के बीच में हो गई। यह है गिरिजा प्रसाद कोइराला साहब। 2008 में राजतंत्र को खत्म किया और नेपाल ने संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया। देखो तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। क्या बोला है? संघीय। संघीय का मतलब क्या होगा? केंद्र सरकार भी होगी, राज्य सरकार भी होगी, दोनों के पास अपने अपने पावर होगी। लोकतंत्र, जनता की व्यवस्था होगी। और क्या बोला? गणराज्य। गणराज्य मतलब जो हेड होगा राष्ट्र का, राष्ट्राध्यक्ष होगा, वो क्या होगा? निर्वाचित होगा, वो चुनावा होगा। तो संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया। अब देखो आपसे ऐसे सवाल आ गया कि क्या नेपाल एकात्मक लोकतांत्रिक गणराज्य है, हाँ या ना? तो आप तो बोलो अरे लोकतांत्रिक गणराज्य, टिक मार दो, टिक मार दो, मार दो, मौज कर दी बेटा, मौज कर दी। गलत हो गया, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, गलत हो गया। संघीय भी आना चाहिए। तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को समझेगा। 2008 में राजतंत्र को खत्म कर दिया। 2015 में यहाँ एक नए संविधान को अपनाया गया। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे इमेज दिखाई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल, क्या नेपाल का संविधान, तो नया संविधान वहां पर बना लिया गया, 2015 में तैयार हो चुका है। नेपाल के लोगों का यह संघर्ष पूरे विश्व के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। तो देखो जो लोकतंत्र से प्रेम करता है, जो लोकतंत्र से जिनका लगाव है, वो कहीं पर भी अगर आंदोलन होता है तो उसको क्या है देख करके प्रोत्साहित होता है। और मैं मेरे विद्यार्थियों में सिर्फ आपको हमेशा एक ही बात कहता हूं, अच्छाई हमें कहीं से भी मिले ना, उठानी चाहिए, हमें सीखना चाहिए जीवन में। ओके, और लोकतंत्र जो हमें मिला है ना, बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद लोकतंत्र देश में, इसे मत गवाओ। आप किसी एक पार्टी के बनकर के मत रहो, आप किसी एक नेता के बनकर के मत रहो, आप किसी एक विचारधारा के बनकर के मत रहो, आप राष्ट्र के बनकर के रहो, आप देश के संविधान के बनकर के रहो, जिसने आपको बहुत से अधिकार दिए हैं, इस राष्ट्र की मिट्टी के बनकर के रहो। ओके, तो इसीलिए है क्या है, हमें ये बात ध्यान रखनी है कि लोकतंत्र सर्वोपरि होना चाहिए। तो पहली कहानी हमारी यहां पे खत्म। दूसरी कहानी है बोलीविया का जल युद्ध। क्या है? बोलीविया का जल युद्ध। अब ये बोलीविया है कहां? तो सबसे पहले तो देखो मैं आपको नक्शे से आपके दिमाग में बिठा देता हूं कि बोलीविया है कहां। देखो हमारी पूरी दुनिया में है ना, पूरी जो अर्थ है उसे दो भागों में बांटा गया। एक होते हैं महाद्वीप, महाद्वीप जमीन वाला हिस्सा है, ओके, जिसमें कितने टोटल महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। और 5 है महासागर, वो क्या है? पानी वाला हिस्सा है। तो जो 7 महाद्वीप है, जो जमीन वाला हिस्सा है, उसमें से एक जो है जिसका क्या नाम है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका ये क्या है? ये भी एक महाद्वीप है। अब जो ये महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका, और जो संयुक्त राज्य अमेरिका, वो कौन सा में? वो उत्तरी अमेरिका में। ये बात ध्यान रखना। तो ये दक्षिण अमेरिका में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है बोलीविया। आप मैप में देख लीजिएगा, बोलीविया। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, जो स्पेशली आपके सिलेबस में दिए हुए हैं कि भैया ये वाला बांध है, ये वाला जगह आपको दिखानी है, इसके लिए तो मैं ट्रिक के साथ, बहुत जल्दी ही ट्रिक के साथ एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं। ठीक है, बहुत बेहतरीन, आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे महाराष्ट्र का है और जम्मू कश्मीर का है। ओके, बिल्कुल आंख बंद करके भर दोगे, ठीक, पर आंख खुल के रखना। पर जैसे जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, आप खाली मैप लेकर के आया करो, बैठा करो और उन्हें भरने के। अच्छा सर ने देखो यहां पर बताया है, अच्छा, देखो सामाजिक विज्ञान ज्ञानवर्धक विषय, हमें ज्ञान बढ़ाना है हमेशा। तो आपको पता रहेगा बोलीविया यहां पर है। तो बोलीविया आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। आसपास के देश देख लो, ब्राजील देख लो, यहाँ पे पेरू है, इन 2 देशों को देख लो। ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है? क्या नाम है इसका? बोलीविया। अब इस बोलीविया में क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? संघर्ष हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? जल युद्ध है, जल के लिए युद्ध। अरे सर गृह युद्ध हमने सुना, भारत पाकिस्तान का युद्ध हमने सुना, अब ये जल युद्ध क्या है? जल से लड़ाई करेंगे। रुक जा, मैं ये पानी का गुब्बारा, सर ये भी होली पर होता है, तो फिर ये जल युद्ध कौन सा है? जल के लिए संघर्ष है मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल के लिए संघर्ष है। बोलीविया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक
सफल संघर्ष चला है। निजीकरण क्या होता है, जब सरकार, देखो पानी देने का जो अधिकार है वो सरकार देती है और वो कम दरों पर देती है, पर सरकार जब वही काम किसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दे देती है तब जाकर के क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, निजीकरण कहते हैं। तो बोलीविया में लोगों ने क्या है, एक निजीकरण पानी के खिलाफ चलाया। बोलीविया लातीनी अमेरिका का एक गरीब देश है। लातीनी अमेरिका जो आप दक्षिणी अमेरिका की बात करते हैं हम उसका है, वो एक बहुत गरीब देश है। तो वहां के जो लोग हैं वो इतने सक्षम नहीं है कि बहुत हाई रेट्स पे क्या है, पैसा दे सके पानी के लिए, और पानी तो जरूरी है क्योंकि जल है तो कल है। सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को भेज दिए। जो कोचबम्बा शहर है बोलीविया का, वहां के एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को भेज दिए, ठीक है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां मैंने आपको कहा वैश्वीकरण वाले अध्याय में पढ़ा दी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उन्होंने भेज दी, आप ही क्या जल को रेगुलेट करोगे और आपको जो भी रेट लगानी है वो आप रेट लगा लो, आप जनता को लूटो, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। अब आंदोलन कब हुआ, देखो बिल्कुल मैं आपको एक एक लाइन आंसर बता देता हूं। आंदोलन समय कब है, सन 2000 जनवरी में। कब याद रखोगे, सन 2000 जनवरी में। नेपाल में कब हुआ था, 2006 की अप्रैल में आंदोलन चल रहा है, यहां पर 2000 जनवरी में चल रहा है। आंदोलनकारी कौन कौन है, सबसे पहले श्रमिक, जो लेबर क्लास है, जो मजदूर है, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। दूसरा मानव अधिकार कार्यकर्ता, तो मानव अधिकार जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं वो लोग हैं, ओके। तो लेबर है, श्रमिक है, दूसरा मानव अधिकार कार्यकर्ता, ह्यूमन राइट्स के जो लोग हैं वो। लेबर क्यों कर रहा है, क्योंकि गरीब है, पैसा तो वो कहां से देगा। मानव अधिकार वालों का काम ही ह्यूमन राइट्स के लिए काम करना। उसका सामुदायिक नेता, जो कुछ समाज के किसी समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो नेता भी है। अब आंदोलन की अवधि कितने दिन तक चला, 4 दिनों की हड़ताल। पहले 4 दिनों की हड़ताल होती है, फिर उसको ले लिया जाता है, सरकार बोलती है ठीक है करेंगे, आश्वासन सरकार देती है, पर फिर से ये लोग आएंगे फरवरी में, फिर सरकार बहुत ज्यादा क्या लठबाजी करेंगी। पर मैं कहता हूं ना, जनता की ताकत से आगे कोई भी नहीं है। जनता की ताकत सुप्रीम है, उसके आगे सब फेल हो जाता है। तो आंदोलन की अवधि 4 दिन तक चलती है, और जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, पर आंदोलन चल रहा है। फरवरी में फिर आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन इस बार पुलिस ने बर्बरतापूर्वक दमन कर दिया। तो बहुत बर्बरतापूर्वक बहुत ज्यादा दमन करा, उनको मारा पीटा और उनको भगा दिया। अप्रैल में एक और हड़ताल हुई और सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया। देखो जब जनवरी में हड़ताल हो रही है तो सरकार एक बार आश्वासन दे दी कि हम बात करेंगे, ओके। उसके बाद फरवरी में हड़ताल होती है तो पुलिस ने बर्बरतापूर्वक क्या करा, पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लोगों पे लाठीचार्ज करा। उसके बाद तीसरी जो हड़ताल हो रही है वो अप्रैल में हो रही है, और अप्रैल में क्या लग रहा है, यहां पे मार्शल लॉ लग जाएगा। अब मार्शल लॉ मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद के समय में बता चुका हूं, और अगर आप सच्चे राष्ट्रवादी हो तो आप भूल ही नहीं सकते जनरल डायर की वो घटना, जब मार्शल लॉ लगा करके हमारे जालियांवाला बाग में कितने लोगों को मार दिया था। भूल गए क्या, सिर्फ 2 दिन का ही राष्ट्रवाद था, भूल गए मनीष सर ने क्या पढ़ाया है। तो अब भी अगर मैं मार्शल लॉ बता दूं तो शर्म है फिर तुम लोगों पर। तो मार्शल लॉ पर फिर भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता तुम लोगों को याद नहीं होगा। मार्शल लॉ क्या होता है, जब मिलिट्री के अंडर में, पुलिस के अंडर में पूरा का पूरा क्या है, चार्ज आ जाता है। सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया, लेकिन जनता की ताकत के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा। तो वहां पे जो है क्या है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी के जो अधिकारी वो ही शहर छोड़कर के भागे, जनता के आगे कोई भी नहीं रुक सका। जैसे कि मैंने मार्शल लॉ का दिखाया, मिलिट्री के टैंक है, लोगों ने घेराव कर रखा है, इस प्रकार से। सरकार को आंदोलनकारियों की सारी मांगे माननी पड़ी, तो सरकार ने क्या करा, आंदोलनकारियों की सारी मांगे मान ली। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ किया गया करार रद्द कर दिया गया, और जलापूर्ति दोबारा नगर पालिका को सौंपकर पुरानी दरों पर कायम कर दी गई। तो वापस से क्या है, वो सारा का सारा जो एग्रीमेंट उसे रद्द कर दिया गया, और फिर से सरकार ने नगर पालिका को बोला कि आप पानी भेजा करो, कम रेट पर ही भेजा करो। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात ही बताता हूं, ये हुआ क्यों। बोलीविया एक गरीब देश है, ठीक है। तो वहां जो विश्व बैंक है ना, उसने क्या करा, बोलीविया पर दबाव बनाया। विश्व बैंक क्या है, एक राष्ट्रीय संस्था है जो दुनिया को पैसे देने का काम करती है, ठीक है। आप भूमंडलीकृत विश्व का बनना जो इतिहास में उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रेटन वुड्स की जो ट्विंस जिन्हें कहा जाता है, संतान, जुड़वा संतान कहा जाता है, तो उसमें विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आती है। तो विश्व बैंक ने यहां पर दबाव बनाया कि तुम करो, निजीकरण करो। निजी पूंजीवादी वाली आइडियोलॉजी है उन लोगों की, वो चाहते ही नहीं है कि समाज का विकास हो, सिर्फ और सिर्फ जो अमीर लोग हैं उन्हीं का ही विकास होना चाहिए। इसीलिए मैं हर बार कहता हूं कि मुझे थोड़ा सा उनसे ज्यादा लगाव नहीं है। इस आंदोलन को बोलीविया के जल युद्ध के नाम से जाना जाता है। भैया जल पे कैसा कर, जल को तो छोड़ो यार, जल तो सभी को मिलना ही चाहिए। हम तो एक ऐसे देश में रहते हैं, लोग प्याऊ लगाते हैं पानी पिलाने के लिए, तो फिर किस प्रकार, इस प्रकार। तो बोलीविया का जल युद्ध भी लोगों के लिए, देखो जो नेपाल की कहानी है वो ये है, ये बताती है कि सभी व्यवस्थाओं से अच्छा व्यवस्था लोकतंत्र है, ठीक है। हमें ये सबक, ये सीख देती है। दूसरी बात जो कहानी बोलीविया की वो ये देती है कि लोकतंत्र में होते हुए भी सरकार पे जनता का कंट्रोल बना हुआ रहना चाहिए। अगर सरकार पे जनता का कंट्रोल हट जाता है तो काम खराब हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। ये 2 कहानियों से हमें सीख लेनी चाहिए।
अब आ जाते हैं लोकतंत्र और जनसंघर्ष। तो डेमोक्रेसी में जनसंघर्ष तो हो गए, ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा लोकतंत्र के लिए हो रहा है, लोकतंत्र में भी जनसंघर्ष हो रहा है। तो और चर्चा करते हैं। लोकतंत्र का जनसंघर्ष के जरिए विकास होता है, बिल्कुल होता है। देखो जब क्या होता है कि जैसे लोकतंत्र है, अब लोकतंत्र में मैंने क्या बोला, हमने सरकार चुन ली, हमने सरकार को चुन लिया। जब आपने सरकार को चुन लिया तो अब बात क्या यह है कि मैं 5 साल से पहले उनको हटा ही ना जाऊं, 5 साल तक से हटा ही नहीं सकता, हटाऊंगा बिल्कुल, आंदोलन करके हटा भी नहीं सकता तो सरकार पे दबाव तो बना ही सकता हूं, सरकार पे दबाव तो बना ही सकता हूं। और अगर देखो अत्याचार सहो मत, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाओ। अत्याचार सहोगे ना तो आने वाली पीढ़ियां ये कहेंगी कि हमारे बाप दादाओं ने कि भी क्या है, हमारे लिए अत्याचार था और हम भी अत्याचार से। और अगर आप अत्याचार सहते सहते मर भी जाओगे ना, अगर लड़ाई करते करते आप मरे तो क्या होगा, एक मिसाल बनोगे कि यार देखो हमारे बाप दादा हमारे लिए लड़ करके गए। तो आंदोलन करना कभी गलत बात नहीं है और होने चाहिए, लोकतंत्र की पहचान है। तो लोकतंत्र का क्या है, जनसंघर्ष के जरिए ही विकास होता है। जब आंदोलन होता है, जनसंघर्ष होते हैं तो सरकार को पता रहता है कि हम ये गलत काम कर रहे हैं और हमें ध्यान में रखना चाहिए। लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी अमूमन वही होती है जब सत्ताधारियों मतलब सरकार और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच में संघर्ष होता है। अब सत्ता में जो हिस्सेदारी चाहते हैं, तो मैंने क्या बोला, सत्ता में हिस्सेदारी कोई ना कोई समूह तो चाहेगा, किसी ना किसी समूह को सत्ता में हिस्सेदारी। तो सरकार और किसी समूह के बीच में जब क्या हो, टकराव हो, संघर्ष हो, तभी तो मजा आएगा, तभी क्या होता है, प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट होती है। ऐसी घड़ी तब आती है, कब ऐसी घड़ी आएगी, पहला लोकतंत्र, कोई देश लोकतंत्र की तरफ कदम बढ़ा रहा हो, जब कोई देश क्या हो लोकतंत्र की तरफ कदम बढ़ा रहा हो, जैसे कि नेपाल में हम लोगों ने देखा, हमने जैसे कि नेपाल में देखा कि वो लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, उस देश में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा हो। अब लोकतंत्र का विस्तार होने का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा सामाजिक समूह को उसमें जोड़ने का काम होना, ज्यादा से ज्यादा सामाजिक समूह का उसमें जोड़ने का, समूह को जोड़ने का उसमें काम हो। जैसे कि हम इसमें एक उदाहरण ले सकते हैं श्रीलंका का। शुरुआत में जब हमने पढ़ा तो वहां पर क्या था, लोकतंत्र तो नहीं कह सकते, पर ठीक है वो चुनाव करा रहे हैं और कराएंगे, परंतु फिर वो सामाजिक समूह नहीं है, वो नहीं दे पा रहे। तो हम क्या है, लोकतंत्र में सामाजिक समूह को जब विस्तार करते हैं उसे लोकतंत्र का विस्तार करना कहते हैं। और अथवा लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने की प्रक्रिया में हो और लोकतंत्र की जड़ें क्या हो, मजबूत हो रही हो, लोकतंत्र को और मजबूत बनाया जा रहा हो, मतलब जो हमारी संस्था है उनको हम ज्यादा मजबूत दे, ज्यादा अधिकार बनाए, ज्यादा लोगों को अधिकार देकर उनको मजबूत बनाए। ये क्या है, ये तीन अवस्था में क्या हो सकता है कि जनसंघर्ष आंदोलन खड़े हो सकते हैं। लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। व्यापक लामबंदी का मतलब यह है कि बिल्कुल एक तरीके से जब जनता जागरूक रहे और जनता उनके लिए आंदोलन करे, तभी जाकर के क्या है वो हो सकता है। संभव है कभी कभी संघर्ष का समाधान मौजूदा संस्थाओं मसलन संसद अथवा न्यायपालिका के जरिए हो जाए, तो कभी कभार क्या होता है कि हमें संघर्ष की जरूरत ही ना पड़े, न्यायपालिका या संसद के द्वारा ही हो जाए। पर कभी कभार क्या होता है कि संसद के लिए जब कानून बनाने लग जाए तो हमें आना पड़ेगा। तो कभी कभार ये संसद न्यायपालिका ये भी क्या है, उनमें बिल्कुल फंस जाते हैं तो वो कुछ नहीं कर पाते, तो फिर फाइनली लोगों को ही क्या है काम करना पड़ता है। ऐसे संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। तो राजनीतिक संगठन क्या है, इन सभी चीजों के क्या होते हैं, आधार होते हैं। राजनीतिक संगठन होंगे वही क्या है जो पक्ष में है, विपक्ष में होकर के सरकार के खिलाफ काम करेंगे। यह बात सच है कि ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं में स्वतःस्फूर्त होने का भाव कहीं ना कहीं जरूर मौजूद होता है, लेकिन जनता की स्वतःस्फूर्त सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के जरिए कारगर होती है। देखो ऐतिहासिक घटनाओं में आप देखोगे स्वतःस्फूर्त मतलब खुद की इच्छा से, खुद आप करना चाह रहे हो। जब खुद का होगा ना भाव, तभी क्या है कुछ ना कुछ आपकी भी उसमें बातें होंगी, आप भी उसमें जुड़ना चाहते हो, तभी है। पर उसका जो आधार है ना वो संगठित राजनीति है। राजनीतिक दलों की जरूरत इसीलिए हमारे देश में होती है। जो अगला अध्याय हमारा यही रहेगा, राजनीतिक दल। संगठित राजनीति के कई माध्यम हो सकते हैं, जैसे कि माध्यमों में राजनीतिक दल भी आ जाते हैं, इसमें दबाव समूह, आंदोलनकारी समूह शामिल होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ है। जैसे कि यहाँ पर आपको कौन दिख रहा है, अन्ना हजारे जी और मनीष सिसोदिया जी दिख रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी जो अभी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है वो है, और अन्ना हजारे जी, इन्होंने लोकपाल कानून के लिए क्या है जन आंदोलन चला रखा था, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ था कि भाई भ्रष्टाचार बंद करो, लोकपाल बिल लेकर कर आओ। अब लोकपाल बिल क्या है वो डिटेल में कभी अलग से अपन लोग चर्चा करेंगे। अब आ जाते हैं लामबंदी और संगठन। अब देखो किस प्रकार से लोग लामबंद होते हैं, मोबिलाइज्ड होते हैं, लोग आंदोलन करना शुरू करते हैं, किस प्रकार से संगठन बनाते हैं, ये हम लोगों को देखना है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने भी भाग लिया, जिसे संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं था। ये वापस से कहां की बात आ गई है, नेपाल की बात आ गई। कहां की बात आ गई है, नेपाल की। तो नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी हम देखते हैं हमारे देश में भी, जैसे माओवादी, ये माओ है, वहां की चाइना के नेता है। तो जो भाग, उनको संसदीय लोकतंत्र पर विश्वास ही नहीं था और फिर भी भाग लिया। इस आंदोलन का नेतृत्व फेडकोर एक संस्थान के रूप में देखिए
लोकतंत्र में किसी फैसले पर असर डालने का एक जाना पहचाना तरीका राजनीतिक प्रत्यक्ष भागीदारी करने का होता है। देखो अब हम राजनीति में भी क्या है, दो प्रकार से भागीदारी दे सकते हैं, एक होती है प्रत्यक्ष भागीदारी और एक है अप्रत्यक्ष भागीदारी। प्रत्यक्ष भागीदारी में हम दो चीजों को देखेंगे। पहला तो एक क्या होता है कि भैया मैं खुद क्या करूं, दल बनाऊं, ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करूं, दल बनाऊं, ठीक है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी में बनाऊं। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी बना करके क्या है, डांडिया तो खेलना नहीं है, ठीक है, डांडिया खेलना नहीं है, तो करना क्या है, चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना है। और चुनाव लड़ने के बाद मान लो जीत गया, फिर क्या करना है, सरकार बनानी। तो प्रत्यक्ष भागीदारी तो यह है कि भैया अगर आप क्या चाहते हो, अगर आप लोकतंत्र में अधिकार चाहते हो, आप लोकतंत्र को और बेहतरीन बनाना चाहते हो, तो दल बनाओ, पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, चुनाव लड़ो और सरकार बनाओ, और फिर सरकार बनाओ, और फिर जाकर जो कीचड़ हो रहा है उसको साफ कर करके वापस आ जाओ, ठीक है। तो पहला तो क्या है, प्रत्यक्ष भागीदारी करें। और उसमें भी फिर दूसरा जो तरीका है वो क्या है कि ज्यादा भी नहीं तो कम से कम मतदान तो अगर आप वोट ही नहीं डालते हो ना, तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप जो 5 साल में सरकार बैठी उसको कोस सको, उसमें बुराइयां निकाल सको, क्योंकि आपने तो चुनने में अधिकार ही नहीं दिखाया। इसके लिए पार्टियां बनाई जाती हैं, चुनाव लड़ा जाता है और सरकार बनाई जाती है। तो 3 स्टेप है, पार्टी बनाओ। अब पार्टी बना करके याद रखना, मनीष सर ने क्या बोला था, पार्टी बनाकर पार्टी तो करेंगे नहीं, क्या करना है, पार्टी बना करके चुनाव लड़ना है, और चुनाव लड़ करके हमें सरकार बनानी है, और सरकार बना करके हमें वो सुधार करने हैं जो हम लोग देखना चाहते थे, हम सुधारना चाहते थे। संभव है उसके पास इसके लिए जरूरी कौशल का अभाव। अब देखो हर इंसान क्या है, इन लफड़ों में नहीं फंसना चाहता, अरे यार राजनीति तो गंदा है, कौन जाए, कौन ऐसा करे, तो हर इंसान नहीं कर सकता। हर इंसान में इतना हो सकता है कि कौशल ना हो, टैलेंट ना हो। राजनीति हर किसी के करने की बस की बात हो रही, कौशल टैलेंट ना हो, उसका अभाव, उसकी कमी हो, और वह ऐसे में सिर्फ मतदान करके प्रत्यक्ष अपनी हिस्सेदारी करता है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष मतदान करता है, डायरेक्ट या वोट डाल करके ही उसमें हिस्सेदारी दिखाते हैं। लोग इसके लिए संगठन बनाकर अपने हितों अथवा नजरियों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां कर सकते हैं। तो लोग इसमें क्या है, फिर दूसरा जो तरीका आ जाता है वो है संगठन बनाते हैं। लोग संगठन बनाकर अपने हित, जो उनके इंटरेस्ट है, भाई हम क्या चाहते हैं वो, और अपने नजरिए जो हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, उन चीजों को क्या है, बढ़ावा देते हैं। तो एक तो क्या हो गया प्रत्यक्ष भागीदारी में, भैया मैं खुद क्या करूं, पॉलिटिकल पार्टी बना लूं, और पॉलिटिकल पार्टी बना करके सरकार बनाऊं, चुनाव लड़ूं, ये काम करूं। उसमें भी इतना भी नहीं कर सकता तो मतदान कर दो। और फिर भी मेरा ज्यादा ही इंटरेस्ट है राजनीति में, तो क्या करूं, मैं कोई संगठन बना लूं, और जो चीज मैं देखना चाहता हूं उसमें क्या करूं, इन्फ्लुएंस करूं। पहला तरीका ये कहता है राजनीतिक दल बनाने वाला, चुनाव लड़ने वाला, सरकार खुद ही चल जाऊं सरकार में। और दूसरा संगठन बनाने वाला तरीका ये कहता है कि सरकार को इन्फ्लुएंस कर दूं, ठीक है, सरकार को बैठने ना दूं, मेरी बात मान सरकार, माने मेरी बात सरकार। तो वो भी क्या है, वो भी राजनीति का ही तरीका है। इसे हित समूह अथवा दबाव समूह कहते हैं। तो हित समूह, इंटरेस्ट ग्रुप्स, जो हम अपने हितों के लिए क्या है, समूह बनाकर काम करें। दबाव समूह मैंने आपको बहुत बार बताया, जो सामाजिक समूह हम देखते हैं, जब वो सरकार पे दबाव बनाना शुरू करते हैं तो उन्हें दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप्स हम लोग कहते हैं। कभी कभी लोग बगैर संगठन बनाए अपनी मांगों के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं, ऐसे समूह को आंदोलन कहा जाता है। देखो वैसे तो आंदोलन, जो भी मूवमेंट होता है उन्हें हम आंदोलन करें। जैसे अन्ना हजारे जी का आंदोलन था, अन्ना हजारे जी ने कभी संगठन थोड़ी बनाया, नहीं बनाया, पर आंदोलन कर दिया। तो वो आंदोलन, जब कहा संगठन नहीं बनते और नहीं बनते, वो क्या है, आंदोलन कहलाते हैं। और वैसे तो ये सभी कुछ क्या है, आंदोलन में ही आता है। तो इसी के साथ जो आज हमारा लेक्चर 1 है वो कंप्लीट करते हैं, और लेक्चर 2 में जो बाकी के टॉपिक्स है वो कवर करेंगे, और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है जनसंघर्ष और आंदोलन वो पूरा हो जाएगा। इस अध्याय को समझिए, अपने आप में उतारिए, और बहुत बेहतरीन तरीके से आप एग्जाम की तैयारी करिए। ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल लर्निंग शो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।